जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज कोई भी नहीं आया ऑन कैंपस, बारिश की वजह से नहीं आया। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम आ रही है। वालेकुम सलाम। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करें लेक्चर, क्योंकि काफी टाइम हो गया। अभी मैं समझ रही थी आएंगे स्टूडेंट्स, आज कोई स्टूडेंट नहीं आया, ऑनलाइन ही आज पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम। जिस तरह मैंने आपको रिस्ट या फिर उससे पहले हम लोग अपर लिम्ब की पैथोलॉजीज में पढ़ रहे थे कि एक सिंड्रोम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है अपर एक्सट्रीमिटी में, दैट वाज द कार्पल टनल सिंड्रोम। और थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये किस वजह से होता है। आज इसको थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे, इसके क्या सिम्टम्स हैं, पेशेंट किन कंप्लेन के पास आपके पास प्रेजेंट करेगा, और अगर आप उसका अल्ट्रासाउंड करते हो तो उसमें आपको क्या चीजें नजर आती हैं। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली जो है हमारे पास जो रिस्ट के अंदर मीडियन नर्व है उसके कंप्रेशन की वजह से ये सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो बस ये पहले तो याद रखो ना कि इस कार्पल टनल सिंड्रोम किस नर्व का कंप्रेशन है। इट्स मीडियन नर्व कंप्रेशन, जो हमारे रिस्ट के अंदर आपके पास टनल बन रहा है जिसको कार्पल टनल हम लोगों ने रिस्ट में पढ़ा था, उसके अंदर मीडियन नर्व की कंप्रेशन। अब उस कंप्रेशन हमारे पास कंप्रेशन है, उसके डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, अब या तो वो कोई ट्रॉमा की वजह से वहां पे कंप्रेशन आया है, हमारे पास वहां पे सराउंडिंग में बोन्स पड़ी हुई हैं, फ्लेक्सर्स बस टेंडन्स गुजर रहे हैं वहां से, उनका कंप्रेशन आ सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज कॉमन होती है। क्या होता है कि जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, उनके अंदर फ्लूइड की अकोमुलेशन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह साइनोवियल फ्लूइड जहां जहां ज्वाइंट्स होंगे, तो क्या होगा कि जिस रिस्ट ज्वाइंट है वहां पे भी फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी वो मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, इसी तरह ओबेसिटी जो है उसके अंदर भी चांसेस है कि वो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाए। दीज आर सम कॉजेज। ठीक, पेशेंट फिर ये कंप्रेशन के बाद कुछ कंप्लेन्स के साथ आता है। आपको ये चीज पता होगी कि हमारे पास जितनी भी नर्व की कोई भी डिजीज होती है, न्यूरोपैथी के अंदर जो आपके पास सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करता है, वो ज्यादातर जो है वो आता है आपके पास टिंगलिंग सेंसेशंस के साथ। ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग ज्यादा एक साइड पे रात को सोए हो तो सुबह आप उठते हो तो आपको जो अपनी एक बाजू है वो थोड़ी सोई सोई सी फील होती है। ठीक है, नमनेस फील होती है उसके अंदर, ऐसा लगता है जिस तरह उसमें जान ही नहीं है, ऐसे टिंगलिंग इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि समटाइम हमें नहीं सोते पता चलता, हम लोग एक साइड पे ज्यादा सो जाते हैं, तो हमारे जो ब्रेकियल नर्व्स हैं मे बी वो कंप्रेस हो गई हैं। ठीक है, आपकी पोजीशन इस तरह की थी, आपका पोस्चर इस तरह का, जिसकी वजह से कंप्रेस हो गई है नर्व। जब भी कंप्रेस होगी नर्व, उस तरह की आपके पास सेंसेशंस आएंगे, उस तरह की पेन होगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सिम्टम्स के नर्व की वजह से किस तरह के आपके पास सिम्टम्स आते हैं। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आ जाओ, तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस में क्या हो सकती हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, फिर हमारे पास और भी मोडालिटी है फॉर डिटेल्ड इमेजिंग, वो हम आज पढ़ते हैं कि कौन सी जो मोडालिटी है वो हमारे पास बेहतर इन्वेस्टिगेट कर सकती है फॉर द कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, हमने डायग्नोज कर लिया कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। देन उसको हम हम नहीं ट्रीटमेंट करते, लेकिन ये ज्यादातर फिजियोथेरेपी वालों का काम है। हम ट्रीटमेंट को भी आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। दो तरह के, कंजर्वेटिव और सर्जिकल या ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, सर्जिकल के अंदर ऑब्वियसली जो कॉज कर रहा है कंप्रेशन, उसको सर्जिकली ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज जो है कंजर्वेटिव्स के अंदर जो है कुछ पेन रिलीफ मेडिसिन दी जाती हैं, या फिर हमारे पास कुछ वो ऐसे होते हैं, वो जो फिजियोथेरेपी वालों के पास, उनको ज्यादा बेहतर पता होता है इन चीजों का कि किस तरह नर्व्स की जो है ना उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। ठीक है, तो आज का लेक्चर सारा यही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। वह इसको वन बाय वन अब स्टार्ट करते हैं। कॉज मैंने आपको जिस तरह बताई है, इट अकर्स मोस्ट ऑफन इन पेशेंट 30 to 60 years old, 2 to 3 times more common in women than in men, and may affect 1% to 10% of the population. अबव 30 की एज में ये ज्यादा कॉमन हो जाता है और वुमेन में ये चीज ज्यादा है। ठीक है,
इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका? इज द मोस्ट कॉमन अपर एक्सट्रीमिटी कंप्रेशन न्यूरोपैथी रिजल्ट्स फ्रॉम द मीडियन नर्व कंप्रेशन विद इन द कार्पल टनल। ये अब हमें पता चल गया, कार्पल टनल सिंड्रोम इज द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। कार्पल टनल हमने देखा था जब हमने रिस्ट पढ़ा था कि उसके अंदर कौन से जो है ना कंटेंट्स थे जो गुजर रहे थे। वहां पे हमारे पास फ्लेक्सर्स ज्यादातर टेंडन थे, कार्पल टनल उसके साथ मीडियन नर्व गुजर रही थी, ठीक है। तो उसके कंप्रेशन की वजह से हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप होता है। सो दिस इज द मीडियन नर्व जो कि देख रहे हो, रिस्ट के बिल्कुल सेंटर से गुजर के आगे आपकी फिंगर्स को जो है वो सप्लाई दे रही है, ठीक है। उसकी सेंसेशंस जब भी खत्म होंगी तो ये फिंगर्स के अंदर इस तरह हमारे पास मीडियन नर्व इन एरिया में जाके आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो मीडियन नर्व इज कंप्रेस एट द रिस्ट रिजल्टिंग इन अ नमनेस और द पेन। अच्छा, कार्पल टनल की एनाटमी अगर देखें तो हम लोगों ने रिस्ट में ये चीज पढ़ी थी कि कि किस तरह में बनता है, उसके कंटेंट्स क्या हैं और उसकी बाउंड्रीज और इंटीरियर पोस्टीरियर हमारे पास। ये बस आपने याद करना है। पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास कार्पल बोन्स बना रही है, इंटीरियर बॉर्डर हमारे पास कार्पल लिगामेंट बना रहा है। उसकी जो साइडों पे बाउंड्रीज हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टली, उसको जो है हमारे पास जो बोन्स थी लास्ट में पिसिफॉर्म और नीचे जो थी हेमेट एंड ट्यूबरकल ऑफ ट्रेपीजियम, ये हमारे पास बाउंड्रीज हमारी बोन्स की बनाई थी। अगर इस पिक्चर को देखो तो आपको अंदाजा होगा कि बोन्स किस तरह हमारी इनको क्या कहते हैं, उसकी कार्पल टनल की पूरी चारों तरफ की बाउंड्रीज बनाई थी। उसके सेंटर में बिल्कुल मीडियन नर्व मिलेगी। कंटेंट्स हमारे पास हमें पहले पता है कि इसके अंदर फ्लेक्सर्स डिजिटोरम या हमारे पास जितने भी फ्लेक्सर्स टेंडन्स हैं दैट विल बी पासिंग थ्रू दिस टनल, और मीडियन नर्व बिल्कुल सेंटर में हमें मिलेगी, सुपरफिशियली मिलेगी। अगर मैं आपको दिखाया भी था इसके अंदर बिल्कुल राउंडेड सी एक, और उसके अंदर एकोजेनिक छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे थे, दैट रिप्रेजेंट्स द मीडियन नर्व, ठीक है। दैट इज द एनाटमी। पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ प्रेजेंट करेगा? नंबर 1 इज द पेन, ठीक है। दूसरी है टिंगलिंग एंड नमनेस। टिंगलिंग भी वो ऐसे होता है ना जैसे कैसे इसको कह सकते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं इसको, टिंगलिंग को, वो जैसे सुइयां चुभना या फिर ऐसे ऐसे फील होना जैसे कोई चीज अंदर मूव कर रही है, ऐसे उसको टिंगलिंग इफेक्ट कहते हैं। और नमनेस तो आपको पता है जिस तरह बिल्कुल ही उसके अंदर जान ही नहीं है, नम हो जाता है वो। और पेरेस्थीजिया या थिनर मसल्स एट्रोफी, थिनर मसल्स कौन से, हमारे जो थंब के मसल्स है उनकी एट्रोफी हो जाती है। पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आपके पास प्रेजेंट करेगा तो आप कह सकते हो कि ये अगर इस तरह की सेंसेशंस उसको नहीं आ रही हैं तो दैट मीन्स उसको कोई नर्व की प्रॉब्लम आ रही है। और जो नर्व की प्रॉब्लम है वो मोस्टली अगर रिस्ट के पास उसको फिंगर्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और आपको पता है कि मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो मीडियन नर्व के कंप्रेशन की वजह से इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। रिस्क फैक्टर स्किन के अंदर ये डेवलप हो सकता है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा कॉमन है ये कार्पल टनल। उसके अलावा ओबेसिटी, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग एंड वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद जॉब टास्क। वो वाले खास तौर पे मैंने देखे हैं जो टाइपिस्ट होते हैं ना, जिन्होंने ज्यादातर टाइपिंग वाला काम करना होता है और उनकी रिस्ट इस तरह रहती है, आपने खुद अपनी देखो टेबल पे यूं रिस्ट रख के, तो आपकी रिस्ट जो है वो फ्लेक्सर साइड से जो है ना वो कंप्रेस हो रही है, ठीक है। जिनका काम बहुत ज्यादा कंप्यूटर पर बैठ के टाइपिंग वाला काम है या इस तरह की जॉब है जिसकी वजह से उनके रिस्ट इस तरह कंप्रेस हो रही है, उनमें ये चीज बहुत कॉमन है, ठीक है। बाकी तो है ही है, लेकिन जो जॉब एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं वो ये कि वो जो भी टाइपिस्ट है या कंप्यूटर वर्कर है, ठीक है, उनके अंदर चांसेस हैं कि ये वाला सिंड्रोम डेवलप हो जाए, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके जो फ्लेक्सर साइड है और कार्पल टनल है उसके ऊपर कंप्रेशन आता ही आता है। जब आपने यूं अपने रिस्ट रख के टाइपिंग करनी है और काफी टाइम तक उनकी जॉब ही इस तरह की है तो वो आता है उसके ऊपर कंप्रेशन मीडियन नर्व के ऊपर, और पेशेंट कंप्लेंट्स के साथ आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमारे पास आ सकते हैं? ओबेसिटी हो गया है, ठीक है। डायबिटीज जिनको प्रॉब्लम है उनके अंदर भी ये कॉमनली हो सकता है। थायराइड डिसफंक्शन में अमेलॉइडोसिस, ये क्या होता है, हमारे पास एक एबनॉर्मल प्रोटीन है जिसका बिल्डअप हो जाता है बॉडी के अंदर एबनॉर्मली, डिफरेंट वो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। रोमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर हैबिचुअल स्लीपिंग पोस्चर या इडियोपैथिक, उसका कोई कॉज हमें समटाइम्स नहीं मिलता कि इसके अंदर कोई कंप्रेशन है, पेशेंट कोई ऐसी हमने हिस्ट्री ली है, उसकी कोई ऐसी जॉब नहीं है, कहता है बस ठीक है, पता नहीं है कॉज, लेकिन फिर भी उसका कंप्रेशन हो सकता है। तो ये स्लीपिंग पोस्चर का तो मैंने आपको बताया, समटाइम्स हमें नहीं पता चलता, ठीक है। खास तौर पे आप लोग टीवी देख रहे होते हैं और नेक के अंदर आपको नहीं पता सोफे पे लेट गए, ठीक है, पोस्चर, उसकी वजह से आपकी नर्व्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। रात को आपने पोस्चर नहीं प्रॉपर रखा
ठीक है, तकिया ऊंचा नीचा, ये उसकी वजह से नर्व के अंदर कंप्रेशन आ जाती है और उसकी वजह से इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी क्या है? प्रेशर्स और ऑफ मोर देन 20 to 30 एम impedes epinural blood flow and nerve function is impaired। ठीक है, जितना उसका प्रेशर या फिर हमारी जो वो है नर्व है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगली स्लाइड पे मैं बताती हूँ कितना नॉर्मल होता है। अगर उससे एक्सीड कर जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, दैट विल कॉज द compression over the median nerve। अब रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिटी, ठीक है, इसमें है मेल अलाइनमेंट या कुलिस फ्रैक्चर, एडिमा, इंफेक्शन, ट्रॉमा या ट्यूमर्स। ये सारे जो है कॉजेज हो सकते हैं। एडिमा है, आपके पास फ्लूइड अकोमुलेट हो गया उस जगह पे, इन्फेक्शन या ट्रॉमा या ट्यूमर्स, ये सारी चीजें क्या कॉज करेंगी आपके पास, उस जगह का कंप्रेशन कॉज करेंगी। ठीक है, ट्यूमर है, ऑब्वियसली उसने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे कंप्रेशन, ट्रॉमा है, गिरा है कहीं पे या कोई चोट आई है तो उसने उस जगह पे कंप्रेशन कॉज किया है, इन्फेक्शन या एडिमा, उसकी वजह से फ्लूइड ज्यादा हो गया है और फ्लूइड ने क्या करना है, आपके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को कंप्रेस कर देना है। फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन द पैथोजेनेसिस क्या हो सकते हैं? डिक्रीज इन द साइज ऑफ द कार्पल टनल, जब पूरा का पूरा कार्पल टनल का साइज ही डिक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली वो मीडियन पे कंप्रेशन करेगा। इंक्रीज इन द कंटेंट्स ऑफ द कैनाल, जो चीजें उस कार्पल टनल से गुजर रही हैं, इंक्रीजेस इन द कंटेंट्स मींस उनके इन्फ्लेमेशन की वजह से उनका साइज इंक्रीज हो गया जिसने कंप्रेशन कॉज किया। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, alterations of the fluid balance या external forces, these are all the causes that will cause median nerve compression। अच्छा, डायग्नोसिस की तरफ आ जाओ। अब हम लोग कुछ, मैंने आपको बताया था, एक तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं थ्रू टेस्ट। ये फिजियोथेरेपी वालों को टेस्ट के बारे में काफी अंदाजा होगा कि उसके पास अगर पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आया है तो वो सबसे पहले उसका कोई टेस्ट करेंगे। ठीक है, वो टेस्ट मैं अभी आपको बताती हूँ कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, और उन टेस्ट को देखते हुए अगर वो पेन कॉज कर रहे हैं, नमनेस हो रही है, जो हमने अभी उसके सिम्टम्स पढ़े थे, तो वो हम लोग उस तरह भी डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो इन्वेस्टिगेशन में जाएं तो फिर हम लोग फिर इमेजिंग मोडालिटीज की तरफ उसको जाके मीडियन नर्व को प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट हैं जिसको हम ये करवा के उसको जो है देखते हैं। नंबर 1 इज द रिस्ट फ्लेक्शन, फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास नर्व परकशन और टॉर्निकस टेस्ट। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1 साइन जिसको हम डायग्नोज करने के लिए, ये 3 आप लोगों ने याद रखे। नंबर 1 इज द टीनल साइन। इसमें क्या होता है कि आपके इस तरह परफॉर्म करते हैं कि इसकी पहले पिक्चर देखो, आपको समझ आए। ये देखो, यहाँ से ना मीडियन नर्व गुजर रही है। ठीक है, फिंगर से ना आपको इस जगह पे इसको टैप करते हैं, इस तरह टैप 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 टैप। इस जगह टैप करने से पेशेंट कंप्लेन करेगा, उसको सेंसेशन, पेन्स एंड नीडल्स, इस तरह के उसको टिंगलिंग इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसके नर्व के ऊपर इस तरह का कंप्रेशन दे रही हो। ठीक है, तो इट इज परफॉर्म बाय लाइटली टैपिंग ओवर द नर्व to elicit a sensation of tingling or pins and needles in the distribution of the median nerve। तो एक इसको टेस्ट को कहते हैं टीनल टेस्ट। इसके लिए हम लोग टैप करते हैं मीडियन नर्व को, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्लेन करेगा, उसको टिंगलिंग और पिंस और इस तरह उसको ऐसे लगता है सुइयां चुभ रही होती हैं उसके हाथ में, या इस तरह करके उसको सेंसेशंस आती हैं। तो आप इसको डायग्नोज करने के लिए ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फैलन टेस्ट। ये क्या होता है कि इसमें आप पेशेंट के दोनों रिस्ट को, पिक्चर पहले देखो, इस तरह दोनों जो आपके हैंड्स है ना, उनको इस तरह दोनों को साथ मिला के नीचे की तरफ को जो है इस पोजीशन में रखते हो। इस पोजीशन में 30 सेकंड्स के लिए पेशेंट को कहेंगे कि आपने अपने हाथ को इस तरह रखना है, तो पेशेंट साथ ही कंप्लेन करेगा पेन के साथ और उसको वही सिम्टम्स अपीयर्स होंगे। तो आप कहोगे कि ये डायग्नोज करने के लिए कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम है। ठीक है, द पेशेंट इज आस्क्ड टू होल्ड देयर रिस्ट इन कंप्लीट एंड फोर्स्ड फ्लेक्शन, जो कि मैंने अभी पोजीशन बताई है, 30 to 60 सेकेंड्स के लिए द रीअपियरेंस ऑफ द सिम्टम्स अकर। ठीक है, ये दूसरा टेस्ट आपको बस मैं अगर पिक्चर देती हूँ डायग्राम में इन टेस्ट की, तो आप फौरन से टेस्ट बता दो ये टेस्ट कौन सा परफॉर्म किया जा रहा है। और अगर मैं पूछती हूँ कि ये वाला टेस्ट है तो ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है, तो डायग्नोज द कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, ये देख लिया आपने, ये फैलन टेस्ट। फिर तीसरा है रिवर्स फैलन टेस्ट। ये जो नीचे की तरफ हाथ है, जिस तरह प्रेइंग पोजीशन होती है ना, ये देखो ये वाली, आपके हैंड्स ऊपर की तरफ, इस पोजीशन में भी आप यहाँ फिर आप एक हाथ को पीछे की तरफ फोर्सफुली एक्सटेंड करोगे तो पेशेंट कंप्लेन के साथ आपको प्रेजेंट करेगा। और उसमें भी ये होता है कि पेशेंट की सेंसेशंस उसी तरह आपको क्या कह सकते हैं फील होंगी।
ठीक है, तो उसमें आप डायग्नोज कर दोगे कि इस पेशेंट को क्या है, कार्पल टनल सिंड्रोम। तीनों टेस्ट याद रहें, ठीक है। तीनों क्या होता है, आपने टैप करना है, दूसरा क्या है, आपने फैलन टेस्ट, और तीसरा रिवर्स फैलन टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू डायग्नोज द कार्पल टनल। अच्छा, एक और है टेस्ट जिसको कहते हैं डर्कन टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन इज अप्लाइड टू द मीडियन नर्व फॉर 30 सेकंड विद द थंब। अब उसके अंदर जो टिनल था, उसके अंदर क्या करते थे, हम टैप कर रहे थे, हल्का हल्का हल्का, जिस तरह टैप करते हैं ना, टैपिंग वाली इसमें थी। इसके अंदर आपने खुद से उसके ऊपर थोड़ी 30 सेकंड्स के लिए कंप्रेशन देना है, जिसको डर्कन टेस्ट कहते हैं। Patients with CTS, carpal tunnel syndrome, usually have symptoms of numbness, pain, and paresthesia in the median nerve distribution. कंप्रेशन दिया, पेशेंट के आगे सेंसेशन इसी तरह खत्म, ठीक है। उसको पेन आना स्टार्ट हो जाएगी, नमनेस शुरू हो जाएगी, दैट मींस उसके कार्पल टनल सिंड्रोम है। इस तरह मीडियन नर्व कंप्रेशन दे जाएगा। फिर हमारे पास क्या है मोडेलिटीज टू विजुअलाइज द कार्पल टनल सिंड्रोम। वी हैव सीटी स्कैन, वी हैव अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एमआरआई, ठीक है। ये हमारे पास मोडेलिटीज हैं जिससे हम लोग मीडियन नर्व को देख सकते हैं। बट सिटी स्कैन हमारे पास, हमें पता है कि इट डिस्प्लेज द बोनी स्ट्रक्चर क्लियरली बट डज नॉट डिफाइन द सॉफ्ट टिश्यू एक्यूरेटली। तो सिटी स्कैन कैंसिल, खत्म। हम इससे अपने मीडियन नर्व या कार्पल टनल सिंड्रोम को रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास आ गया अल्ट्रासाउंड, और तीसरा एमआरआई। अल्ट्रासाउंड के अंदर अब ये डायनामिक इमेजिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ टेंडेंस की ड्यूरिंग स्कैन मूवमेंट करवा के उनको विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी हमारे पास एक खास एक कंडीशन हो तो ही हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और बेस्ट तो हमारे पास एमआरआई है ही है फॉर द सॉफ्ट टिश्यू। तो अल्ट्रासाउंड में क्या है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन विद इन द कार्पल टनल, बट इट डज नॉट क्लियरली शो सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स, जिस तरह के हम लोग एमआरआई या सिटी के अंदर डिफरेंट प्लेन्स, एक्सियल प्लेन्स स्लाइस बाय स्लाइस ले सकते हैं। इसके अंदर हम लोग उस तरह प्लेन्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप बस इसके अंदर ड्यूरिंग मूवमेंट कुछ चीजें देख सकते हो। आप इसके फ्लेक्सर्स वहां से गुजरे, उसकी मूवमेंट करवा के, मैंने आपको दिखाया भी था अपनी फिंगर्स मूव करके किस तरह फ्लेक्सर टेंडन्स मूव कर रहे थे। और अगर वो कोई कंप्रेशन कॉज कर रहे हैं मीडियन नर्व के ऊपर, तो वी कैन विजुअलाइज इट इजीली ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी बिकॉज इट्स अ डायनामिक इमेजिंग, ठीक है। तो आप मूवमेंट के थ्रू जो है वो उसकी कंप्रेशन देख सकते हो। एंड लास्ट इज द एमआरआई, जो हमारे पास बेस्ट मोडालिटी है टू सी द सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट व्हिच गिव्स डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, नॉट जस्ट बोन्स, आपको सॉफ्ट टिश्यूज और बोन्स, हर चीज, नर्व की इवन बहुत क्लियरली इमेजेस नजर आते हैं। नर्व्स हमारे इसमें बड़े क्लियर नजर आते हैं। जी, क्लास नहीं हो रही है बेटा, क्लास भी खत्म होने वाली है अब तो। आ जाओ, बैठ जाओ, लेट हो गए, मुझे था कोई भी नहीं आ जाएगा इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ा रही थी, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम हम लोग पढ़ रहे थे, और इट इज ड्यू टू द कंप्रेशन ओवर द मीडियन नर्व, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, तो उसके बस थोड़े से टेस्ट पढ़े हैं हमने कि किस तरह हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, इसको कंप्रेशन देके, इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ। फिर हम मोडालिटीज अब पढ़े हैं कि इसको हम लोग किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं। सीटी स्कैन है हमारे पास, अल्ट्रासाउंड है, और तीसरा एमआरआई है। सीटी स्कैन इज बेस्ट फॉर द बोनी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसका यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेज द बोनी स्ट्रक्चर्स क्लियरली बट डज नॉट डिफाइन द सॉफ्ट टिश्यू एक्यूरेटली। अब ये मीडियन नर्व का कंप्रेशन है, तो मीडियन नर्व हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू कंटेंट है। अल्ट्रासाउंड में भी हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ डायनामिक इमेजिंग, और उसमें हम मूवमेंट करवा के जो है उसको देख सकते हैं, जो कि कंप्रेशन उसके ऊपर कॉज कर सकती है मीडियन नर्व के ऊपर। तो हमें पता है कि कार्पल टनल के कंटेंट्स में फ्लेक्सर टेंडेंस हैं, वो जो गुजर रहे हैं वहां पे, तो हम फ्लेक्सर टेंडेंस को, जो कि मैंने अभी अल्ट्रासाउंड में भी एक दफा दिखाया था, अपनी फिंगर्स को मूव कर रही थी, मेरे टेंडेंस मूव कर रहे थे, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग इस तरह मूव करवाते हुए कंप्रेशन देख सकते हैं कि इज इट कॉजिंग कंप्रेशन ड्यू टू द मूवमेंट, ठीक है। तो वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी में देखेंगे, ठीक है। बेस्ट हमारे पास इमेजिंग मोडालिटी एमआरआई है, जो कि नॉट जस्ट बोनी स्ट्रक्चर्स, हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज, इवन नर्व्स, सब कुछ जो है वो क्लियरली डिटेल्ड इमेज एमआरआई पे नजर आती है। अब एमआरआई हमारे पास कोई डायग्नोज करना हो, कंफर्म कुछ, तब हम एमआरआई के लिए रेफर करेंगे। अदरवाइज अगर कोई पेशेंट को पेन और इसके लिए आया तो पहले अल्ट्रासाउंड पे हमें शक हो रहा है कि इट्स कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर हमारे पास ये नर्व का कुछ इस तरह का है, कोई ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है जिसने कंप्रेसिस को किया है, तो उसकी डिटेल्ड हम लोग स्टडी के लिए फिर एमआरआई करवाते हैं। अदरवाइज हम रूटीनली एमआरआई नहीं करवाते हर एक की, ठीक है। जहाँ पे हमें पता हो कि नर्व कंप्रेस हो रही है, जिस तरह शैटिका या लो बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है, उनमें तो कंफर्म हम एमआरआई ही करते हैं डिटेल्ड इमेजिंग के लिए, क्योंकि उसमें तो अल्ट्रासाउंड भी नजर नहीं आती। फिर हमारे पास व्हाट विल बी द रेडियोग्राफिक फीचर्स
ठीक है। अल्ट्रासाउंड एंड MRI आर टू इमेजिंग मोडालिटीज विच बेस्ट lend themselves to investigate entrapment syndrome. We all know दोनों हमारे पास ऐसी इमेजिंग मोडालिटीज हैं जिसके ऊपर हम सॉफ्ट टिश्यूज को इजीली डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, इमेजिंग मीडियन नर्व सिंड्रोम, अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल इन एग्जामिनिंग कार्पल टनल सिंड्रोम, पोटेंशियली रिवीलिंग इन फुली डेवलप्ड केसेस अट्राइट। इसमें क्या चीजें हमें नजर आ सकती हैं अल्ट्रासाउंड पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम हमें क्या 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 उसमें चीज नजर आएगी तो हम कहेंगे कि कार्पल टनल। नंबर 1 मीडियन नर्व हमने देखी थी, छोटी सी राउंड सी थी पड़ी हुई, उसके अंदर व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे थे आपके रिस्ट में, ठीक है। अगर वो ओवल सी है और हमें फील हो रहा है उसके ऊपर कंप्रेशन आया हुआ है, ठीक है, वो जिस तरह पिचकी हुई नजर फील होएगी इस तरह थोड़ी सी इलोंगेटेड सी लंबी सी ट्रांसवर्सली अगर नजर आती है, दैट मींस उस पर कंप्रेशन आ रहा है, हमने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करना है। जिस तरह कैलिपर को मैं प्रेस करती थी तो सिंपल हम डिस्टेंस लेते थे ना, उसके सामने यहाँ पे एरिया का भी बटन आ रहा था, एरिया को प्रेस करेंगे, उसकी एरिया को यूं करके राउंडली हम लोग जो है उसको मेजर करेंगे तो हमारे पास एरिया कितना आना चाहिए। नॉर्मल जो लास्ट लाइन देखो, नॉर्मल 9 से 11 तक नॉर्मल एरिया होता है। इफ इट इज एक्सीडिंग दिस नॉर्मल वैल्यू तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका कार्पल टनल सिंड्रोम है, ठीक है। नंबर 1 तो हमने उसकी शेप देख के बता दिया कि वो डिस्टल फ्लैटनिंग ऑफ द नर्व है, एनलार्जमेंट ऑफ द नर्व प्रोक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी मोर देन 9 to 11, ठीक है। ये आपने रेंज याद रखनी है, दिस इज द नॉर्मल रेंज, इफ इट एक्सीड्स तो वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जब हम उसको लेते हैं एरिया को, जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड पे ले रहे थे उसको मेजर कर रहे थे, इफ इट इज मोर देन 11 तो वो हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम। ये देखो तो ये हमारे पास रिस्ट के अंदर इसी तरह रिस्ट आपको नजर आता था ना एक्सियल के अंदर, ये मेरे गोल गोल से जो इस तरह की व्हाइट कलर की नजर आ रही थी, दीज वर द कार्पल बोन्स, और ये ऊपर जो आपको नजर आ रही है ना राउंड सी, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे से व्हाइट डॉट्स नजर आ रही हैं, दिस इज द मीडियन नर्व। अगर आप इसको गौर करो तो ये इसके अंदर कंप्रेशन आया हुआ है और ये थोड़ी सी पिचकी हुई नजर आ रही है, थोड़ी सी राउंड नहीं मिल रही, आपको ओवल लग रही है और इलोंगेटेड सी लग रही है, कंप्रेशन उस पर है, ठीक है। ये देखो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह हम लोग लेते हैं, ठीक है। मीडियन नर्व जहां नजर आई आपने क्रॉस मतलब एरिया को प्रेस किया और इसको सर्कली आपने इस तरह इसको ले जाकर कर्सर को इसको यहाँ पे सेट कर दिया तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया नीचे बता देगा, और इफ इट इज मोर देन 11 तो वो हमें बताएगा कि दिस इज कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये देखो ये कितना इलोंगेटेड होगी, ये इस तरह लंबी सी इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन ड्यू टू द कंप्रेशन इसके अंदर इस तरह की इसकी अपीयरेंस है, ठीक है। ट्रीटमेंट अब हमारे पास कार्पल टनल के क्या असर, मैंने दो बताए थे, नंबर 1 इज द कंजर्वेटिव है, दूसरे के सर्जिकल ट्रीटमेंट है। कंजर्वेटिव के अंदर क्या हो सकता है, या तो हम उसको पेशेंट को कहते हैं कि आपने नाइट स्प्लिंट्स होते हैं ना, वो जो क्या हाथ पे भी बांधते होते हैं, बॉयज को पता होता है, वो जो बाइक चलाते भी पहनते ग्लव्स, क्या कहते हैं उसको, स्प्लिंट्स होते हैं, कंप्रेशन उनको कह सकते हैं, या कंप्रेशन कॉज करने में डिफरेंट, वो ऐसे रिस्ट बैंड कहते हैं उसको मैम। एक तो बैंड होते हैं ना, एक तो स्प्लिंट्स जिनको कहते हैं, वो ये इसी पर्पस के लिए होता है कि आप रात को पेशेंट को कह दो कि आपने इसको पहन के सोना है ताकि जो है उसको रिलीफ मिले उससे, ठीक है। जिस तरह नी के कुछ हमारे पास वो होते हैं बैंड्स वगैरह, और हम रिस्ट के ऊपर भी एल्बो के ऊपर भी पहनवाते हैं पेशेंट को, तो उससे काफी हद तक जो है पेशेंट को रिलीफ मिलता है जो उसको प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी उसके पास इंजेक्शंस हैं, कॉर्टिसोन इंजेक्शन, ये क्या करते हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ये इंजेक्शन के थ्रू हम उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक्यूट इंक्रीज इन द कार्पल टनल प्रेशर, ठीक है, रिलीफ में भी ऑब्टेन बाय चेंज इन द रिस्ट पोजीशन विदाउट सर्जिकल रिलीफ ऑफ द। अब इस रिस्ट को हम डिफरेंट पोजीशंस इसकी करवाते हैं, उसकी फिजियोथेरेपी जो है ना उनको बेहतर पता है कि किस तरह उसकी मूवमेंट करवा के और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है विदाउट सर्जरी, ठीक है। उसके अलावा व्हेन सिम्टम्स ऑफ द मीडियन नर्व कंप्रेशन डेवलप्स ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्यूट कोलिस फ्रैक्चर, द अब फ्रैक्चर है, ड्यू टू द फ्रैक्चर जो है वो ड्यू टू द फ्रैक्चर जो है वो उसके ऊपर कंप्रेशन आया था, ठीक है। जब उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं उस फ्रैक्चर का, क्या होता है, द कंस्ट्रिक्टिंग बैंडेजेस एंड कास्ट should be loosed and then a wrist should be extended to the neutral position। अब फ्रैक्चर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, डिफरेंट फ्रैक्चर्स को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, सर्जिकली इसमें कुछ रॉड्स वगैरह डालते हैं, कुछ उसको फ्रैक्चर को डिफरेंट तरह से कुछ बैंड जो है वो उसको बाहर बांधते हैं, उसको लूज करके फिर हम लोग, ताकि उसका कंप्रेशन जो है हमारे रिस्ट के ऊपर ना आए, ठीक है। तो
आया फ्रैक्चर था, लेकिन फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट की वजह से जो है ट्रीट उसको कर रहे हैं, उसकी वजह से नर्व पे कंप्रेशन आ गया किसी भी वजह से, तो ठीक है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी जो है वो आप कंप्रेशन डेवलप कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट विद द इंटरमीडिएट एंड एडवांस क्रोनिक सिंड्रोम प्रोबेबली आर बेटर ट्रीटेड विद अर्ली कार्पल टनल रिलीज। जितना जल्दी डायग्नोज हो सकेगा उतना जल्दी आप उसको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हो। सर्जिकली ट्रीटमेंट, वी ऑल नो सर्जिकली ट्रीटमेंट लास्ट हमारे पास ट्रीटमेंट का एक वो होता है जब सारे ट्रीटमेंट्स खत्म, जहाँ पे कोई इलाज नहीं हो सकता, कंजर्वेटिव हम लोग मेडिसिन से कोई इसको प्रॉब्लम असर नहीं हुआ, उसको दूसरे फिजियोथेरेपी से कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन सर्जिकली बचती है। तो फिर उसको हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग किस हद तक उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कंप्रेशन क्या कॉज किया है पहले उसको, मे बी कोई फ्लूइड जो था वो बहुत ज्यादा उसको सराउंडिंग में साइनोवियल फ्लूइड जिसका कंप्रेशन आ गया, हम फ्लूइड जो है वो सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, एस्पिरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कॉज हो सकती है, जिसने कोई फ्रैक्चर था उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बोन्स में कंप्रेशन, जो हमारे कॉजेज हैं पहले हम कॉज देखेंगे, उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ इस पेशेंट को, वो सर्जरी वाले जो है ऑर्थोपेडिक वाले, वो इसको बेहतर जो है वो सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा सा कंप्लीट हो गया। हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम जो क्या है मीडियन नर्व कंप्रेशन की वजह से कॉजेज, उसके पेन, उस मतलब सिम्टम्स के, स्किन सिम्टम्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, पेन, टिंगलिंग इफेक्ट, नमनेस, ये सारी चीजें जो है वो हमें पता है न्यूरोपैथिकल सिम्टम्स है, किसी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आया है जिसकी वजह से वो ये हुआ है। उसके बाद हम लोग उसको डायग्नोज करते हैं, थोड़ा सा उसके टेस्ट कुछ परफॉर्म करते हैं, उसकी नर्व के ऊपर टिंगलिंग इफेक्ट जिसको टीनल टेस्ट कहते हैं, आप थोड़ा लेट आए थे, ठीक है, आप इसको रिवाइज कर रही हैं इसलिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग नर्व के ऊपर इस तरह से टैप करते हैं तो उसको ये वाली पेन्स आना स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम उसको ये वाली पोजीशन कहते हैं जिसको फैलन टेस्ट कहते हैं। पेशेंट कंप्लेन 30 सेकंड्स के लिए इसको कहेंगे, इस तरह रखो, साथ ही कहेगा कि मुझे पेन्स आना स्टार्ट हो गई हैं, नमनेस मेरे हाथ में फील हो रही है, दैट मीन्स उसको कार्पल टनल, ठीक है, या ये वाला टेस्ट, या ये उल्टा, या ये रिवर्स फैलन टेस्ट, इस तरह हम लोग उसको 30 से 60 सेकंड्स के लिए इस पोजीशन करते हैं। ये हमारे पास टेस्ट है, ठीक है, अपने बस टेस्ट के नाम याद रखने हैं, उसकी पिक्चर को देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारे पास किन के अंदर ही ज्यादा ये कार्पल टनल हो सकता है, फीमेल में ज्यादा इसका रेशियो है, मेल में कम है। इसके अलावा वो जो कि हमारे पास टाइपिस्ट वाले लोग होते हैं जिनकी जॉब टाइपिंग वाली है, अब रिस्ट काफी टाइम से इस तरह नीचे है, उसके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, फ्लेक्सर साइड है, ठीक है, उनके अंदर कंप्लेन बहुत ज्यादा कॉमन है कि इसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट्स थे, हम कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं। इमेजिंग इन्वेस्टिगेशंस में हमारे पास MRI CT नॉट रिकमेंडेड है, बट हम लोग देख तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्रॉस में आ गया, और MRI और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो प्रॉपर हमारे इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी है टू विजुअलाइज दैट कार्पल टनल सिंड्रोम। अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, हमारे पास नॉर्मल 9 to 11 उसका होता है, फिर एक्सीड्स तो हमें पता है उसका एरिया एक्सटेंड हो गया है, तो उसके ऊपर कंप्रेशन भी आ रहा है, उसने इलांगेटेड एरिया बना दिया, लंबा सा पिचका हुआ हमें इस तरह फील होगा उसके नाप के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट्स है हमारे पास, वो हम लोग कुछ उसको मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं, उसकी पेन या रिलीफ उसको दे सकते हैं। दूसरा लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जिकल है, सर्जिकली हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। आज का छोटा सा टॉपिक खत्म, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सिलेबस पता चल गया होगा, मैंने अनाउंसमेंट में डाल दिया था रात को कि आपका नी तक तो पहले था, एक ही बस टॉपिक डाला है, दैट इज रिस्ट, ठीक है, बाकी तो आप लोग शुरू वाला टॉपिक्स तो कर ही चुके हुए हो, नी वाला तो मेनली आप लोगों ने रिस्ट ही करना, ठीक है, तो ज्यादा नहीं दिया मैंने, तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला था कि आप लोगों के साथ ही अगला पेपर है, टाइम कम है, इसलिए मैंने ज्यादा सिलेबस में एक ही टॉपिक रखा है रिस्ट का अभी। उसके अलावा कुछ काफी बच्चों ने मुझे ईमेल्स आई हुई हैं कि टाइम टेबल चेंज कर दें, आपकी बेसिक चेंज तो नहीं हो सकती है, तो आपको पता ही है कि एग्जामिनेशन वाले हमारे पास, और अभी तो मेरे पास क्लैशेस वाले बच्चे आ रहे हैं कि एट अ टाइम आपके 2 पेपर हैं, उनका नहीं। मैम अगर आप गए अफनान को तो ये चेंज हो सकते हैं 15 को, फिर किसी का क्लैश नहीं आ रहा है मैम। मेरी बात सुनो, आप जो कुछ बच्चे हैं जिनका उसी टाइम पे 2 पेपर है, एक ही टाइम पे, आप लोगों को तो टाइम नहीं है मैम 15 को किसी का नहीं है पेपर। अच्छा, कुछ है फार्माकोलॉजी का कह रहे हैं हमारे साथ है क्लास में। मैम आप सर अफनान को बोलें कि पेपर लेट कर दें, क्योंकि हम लोगों का MRI का पेपर भी साथ ही है, मतलब 5 को मेडिसिन का है, 6 को आपका है और 8 को MRI का, तो हमारा तो बिल्कुल टाइम नहीं मैनेज हो रहा। तुम लोगों को तो फिर डे मिल गया अगले दिन है ना, कुछ बच्चों को तो एट अ टाइम एक ही टाइम पे 2 पेपर है और उसका कोई हल नहीं निकला, और हमें अफनान ने बोला कि आधा टाइम हमको दो, उन्होंने आगे पीछे पेपर देने, आधा घंटे 1 घंटे का पेपर, आधे घंटे में वो एक पेपर देगा, आधे घंटे में वो दूसरा पेपर देगा,
इस तरह भी पेपर देने को दे रहे हैं, वो उस पर नहीं मान रहे तो तुम लोगों को दिन चेंज करेंगे वो लोग? कभी भी नहीं होगा। तो तुम लोगों को तो पूरा दिन मिला हुआ है अगला, ठीक है। तो टॉपिक आप लोगों के पास इसका तो थोड़ा सा रिस्क का ही है, बाकी तो आपको बस रिवाइज करने वाली चीजें जो पहले थी उनको आपको पढ़ लिया हुआ। इमेजेस देख लेना जरा, जो कंफर्म इमेजेस है ना, जो सही से आप देख पा रहे हो कि ये चीज है। नी का देखा था हम लोगों ने कि दोनों बोन सेंटर में मेनिस्कस अगर लेबल करने को दे रही हूँ, ऊपर अगर व्हाइट कलर का बैंड नजर आ रहा है तो वो कोई लिगामेंट ही हो सकता है जो बोन्स को यूनाइट कर रहा है। अगर कोई मसल नजर आ रहा है और आगे कंटिन्यूशन है व्हाइट बैंड की नजर आ रही है तो वो टेंडन होगा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको लाइव भी दिखाई है, इस तरह की कंफर्म इमेजेस को जरूर देखना, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई नर्व दिखा रही हूँ तो नर्व भी कंप्रेस प्रॉपर नजर आ रही है उसको एक्सियल के अंदर व्हाइट डॉट्स के अंदर, जो कि आपको जनरली मैं चीजें बता चुकी हूँ कि जनरली ये चीजें हमने मस्कुलोस्केलेटल में देखनी होती है और वो इस तरह नजर आती है। लिगामेंट कैसे नजर आता है, टेंडन कैसे नजर आता है, मसल कैसे नजर आता है, ठीक है। हनीकॉम अपीयरेंस किसमें नजर आती है, ठीक है। नर्व हमारे जो जिसमें शॉर्ट आपको डॉट्स नजर आते थे, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा है, हमने लाइव भी देखा है इसको अल्ट्रासाउंड करते हुए कि हमारे पास ये तीनों चीजें हमारे पास कैसे नजर आ रही है। इमेजेस देख लेना, ठीक है। कंफर्म इमेजेस होंगे बहुत, आप ये ना कहना आपके लेक्चर्स में से ही होंगे, क्लियर इमेजेस होंगे, फौरन आप उसको देख सकोगे, ठीक है। उसके अलावा एमसीक्यूज है, वो तो सीधे सीधे एमसीक्यूज होंगे इन लेक्चर में से। कुछ सिनेरियोस बना सकते हैं जिस तरह मैंने पहले बनाए थे कि आपको कंप्लेंट्स पता हो और आपको पता हो कि इन एथलीट्स के अंदर ये पेन आ रही है, ठीक है। वो टेबल को देख लेना अच्छे से, जो टेबल कंप्लेन वाला था ना कि अगर कोई ट्रॉमा है, ट्रॉमा के अंदर अब हमें पता था कि ये वाला लिगामेंट या ये टेंडन रप्चर हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ कि वो गिर रहा है, दैट मीन्स उसको ट्रॉमा ही है। अगर वो इंटीरियर गिर रहा है, पोस्टीरियर गिर रहा है, वो चीज है, वो भी आपको पता होनी चाहिए कि इंटीरियर उसकी ज्यादा पोजीशन इस तरह का काम है तो आपको इंटीरियर वाली चीजें पता होंगी, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर वाली अगर कोई सिनेरियो इस तरह का आता है तो, ठीक है, कि ये वाला कोई था उसका ये काम था, हैमर वाला काम था उसका, इस तरह मैंने कुछ आपको बताई है। इस तरह के कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, वरना जो है क्लियर मेन वहीं से उठा के एससीक्यूज जो हैं वो सिर्फ 2 नंबर का, ज्यादा से ज्यादा बड़ा भी हुआ तो 2 नंबर का होगा, बहुत बड़े एससीक्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उसमें अभी आपको बस कोई डेफिनेशन पूछ लूंगी या कोई ऐसी चीज देखती हूँ, अगर मैं एससीक्यूज देने हुए तो दे दूंगी, नहीं तो कोशिश करूंगी एमसीक्यूज और एक दो इमेजेस ही रखूंगी, ठीक है। लेकिन अभी एससीक्यूज देखती हूँ, अगर बना तो, वरना मुझे नहीं लग रहा कि शायद बने, बना भी तो 2-2 नंबर का कोई सीधा सीधा पूछ लूंगी, नंबर को देखते हुए आंसर करना, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर का है तो इसलिए उसी तरह उसके डिटेल लिखना कि आपको अगर 5 नंबर का है तो 3 चीजें पूछी होंगी मैंने, 2-2 करके उसका नंबर होगा, तो उनको डिफाइन करना वैसे ही। अगर छोटा सा है तो डायरेक्ट उसका पॉइंट बस लिखो कि ये चीज है, लंबी लंबी कहानियां मत लिखना, ठीक है। तो वो 2-2 नंबर का, इससे बड़ा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देना आपसे, इजी सा होगा। पता है आप लोगों के एक पेपर आगे पीछे ही आ रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले कहती रही थी तैयारी पूरी रखो, आपके पास टाइम शॉर्ट है, मिनट्स की तैयारी रखो, मिनट्स की तैयारी रखो। एक ही टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है रेस्ट का बस, ठीक है। 6 को है ना, 6 को, ठीक है। पेपर भी नहीं बनाया मैंने, अभी पेपर बना लूंगी, पेपर बना कर दिखा दूँ तैयारी कर लो। और मुझे पता है हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए, एक दिन पहले ही करना होता है हम लोगों ने भी तैयारी। मैम इजी बनाना। हाँ हाँ, टेंशन भी ले रही है, पूछूंगी तुम्हारा नाम क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। मजे की बात मुझे मिस सूरज बता रही थी, कहती मैंने इतना इजी पेपर दिया है, पता नहीं कौन सा था, उसमें भी बच्चों ने 1-1 2-2 नंबर लिए, तो इससे मुझे पता चल गया बच्चों का लेवल क्या है। कहती जो मर्जी कर लो, इजी दे दो मुश्किल दे दो, बच्चों ने फिर भी उतने ही नंबर लेने। अच्छा अच्छा, मेरा तो सीधा सीधा इजी होता है, अभी भी फिर भी बच्चे कहते हैं मेरा पेपर मुश्किल होता है। मैं स्कोर सिनेरियोस ज्यादा देती हूँ, मैंने सुना। चलो अच्छी बात है, आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जो है आप आगे मुलाकात करेंगे, आगे थोड़े से और छोटे छोटे टॉपिक रह गए, जल्दी से एग्जाम से फारिग हो जाओ, फिर हमारे पास टाइम होगा कि हम लोग अपना प्रैक्टिकल्स कर सकें, ठीक है बेटा। आप लोग अब लीव कर दो, मैं भी बंद कर दूं, लेकिन टेक केयर, अल्लाह। आपको क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, कोई पूछे? एग्जाम का समझ आ गया, सिलेबस का पता चल गया? अभी भी मुझे कुछ बच्चों की ईमेल्स आई थी कि मैं सिलेबस कम कर दें, मैं एक टॉपिक दिया है, आपको एक टॉपिक में भी कम कर दूं, क्या कम करूं? ठीक है, रेस्ट है, नहीं तो आप पढ़ चुके हैं, उसका रिवाइज करना है मैं साथ में, तो इसलिए बस रिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कंपार्टमेंट्स अच्छे से देखना, उनके रिस्ट के जरूर देखना, बल्कि
फर्स्ट कंपार्टमेंट में कौन से अटेंडेंस थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 किस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट्स लिस्ट के अच्छे से देखना, इमेजेस अगर कुछ समझ आ रही हैं तो उनको गौर कर लेना, ठीक। चलो ठीक है, फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मैम हाँ जी। मैम मेरी ना मेमोग्राफी की असाइनमेंट थी, तो वो अपलोड नहीं हो रही थी मैम। मैंने 3 घंटा अपलोड की, वो शायद ज्यादा थी एमबीज और मुझे कंप्रेस करना नहीं आता था, तो मैंने आपको मेल कर दी थी। मैंने कहा था जिनकी नहीं हो पा रही है वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें कि उनके एलएमएस में कोई मसला आ रहा है, तो मैं फिर उसको उस पर एक्सेप्ट कर लूंगी ईमेल के ऊपर, ठीक है। तो मैम वो तो मैंने आपको मेल की हुई है मैम, वो ज्यादा था, शायद कंप्रेस नहीं हो रहा था। 3 चलो मैं घंटे मैंने देखूंगी। ट्राई की। आपने उसी दिन ईमेल की है कि लेट की है? जी मैम उसी दिन किया, पहले ही किया मैंने, मैम के मेरे बाद साथ भी में। ठीक है, अगर उसी दिन पहले करती है तो कोई मसला नहीं। ठीक है मैम जी मैम मेरा भी यही इशू आ रहा था, अपलोड मैंने चलो आपको सेंड मेल करती कर है दी ना, थी। किसी ना किसी थ्रू तो सेंड करती है ना, मैं देख लूंगी। बस तुम लोगों को कोई ना कोई ड्रामे ही चाहिए होते हैं, किसी का ये इशू, नेट वाले इशू कब खत्म हो, ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो, जान छूटे कसम से। इतने इश्यूज आते हैं नेट की वजह से। मेरा ख्याल है मिड के बाद तो ऑब्वियसली फिर सारा कुछ ऑन कैंपस ही होगा, फिर तो ऑनलाइन ऑनलाइन सारा खत्म हो जाना है आपके ये सब कुछ जो के चल रहा है सब खत्म, फिर सब ऑन कैंपस, जान छूटेगी कसम से। बहुत टेंशन है ऑनलाइन की। आप लोगों को शायद इजी लग रहा हो या कुछ इस तरह, हम लोगों के लिए ये टेंशन है। एक 300 बच्चा है मेरे पास, ठीक है। अब उनकी असाइनमेंट आपके पास ईमेल एक एक को देखना, और उसके बाद मैं तो एक एक चीज पढ़ती होती हूँ, ठीक है। बाकी तो ठीक है वो देख लेते होते, मैं तो निकालती होती हूँ। मुझे तो कोई बच्चा मिले कॉपी पेस्ट वाला मार्क्स कम करने के लिए, ठीक है, मुझे तो मजा आता है। मिल गई है बस, ठीक है। जिनकी हो गई है असाइनमेंट जिस भी तरह, मैं देख लूंगी उनको असाइनमेंट को। उसके अलावा मैंने आपको बताया था जिनके मेरे पास क्विज रह गए हैं, अब मिड्स के बाद मैंने सबकी मार्क्स अपलोड करना शुरू करने हैं जो अब तक की असेसमेंट्स हो चुकी हुई हैं। क्विज किसी वजह से किसी वाकई जिनका कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो क्विज नहीं दे सके थे, वो मुझे एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। उस दिन जिस दिन आपका मैंने असेसमेंट लेना है, वो जो क्लास पार्टिसिपेशन वाले मार्क्स, और मैं ऊपर आपके जो अल्ट्रासाउंड रूम है ना उधर ही लूंगी, ठीक है। साथ में मैं बॉयोलॉजीज की कुछ चीजें एक दो पूछ लूंगी और एक दो क्वेश्चंस करके आपको क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स देने हैं, तो वो 5%। और जिनकी कोई प्रॉब्लम की वजह से क्विज नहीं दे सके, वो मुझे उस दिन एप्लीकेशन अप्रूव्ड की हुई सर से कि मेरा ये मसला था, और सर ने अप्रूव कर दिया, तो मैं उसके फिर 10%, वो जो 5% क्विज के थे वो फिर 10% का उनसे वाइवा टाइप ले लूँ, और वो 5% के वो फिर वहां पे एडजस्ट कर लूँ। सिर्फ उस वक्त तक का टाइम है, आप लोग अपनी प्रूव करा लो जिनके रह गया था क्विज, ठीक है। अदरवाइज जो है जिनका रह गया 5% था, ठीक है। मैम ये कब है असेसमेंट? ये आपके मिड्स के बाद होगी, ठीक है मैम, मेरा रह गया था क्विज। ठीक है। तो वो आप फिर एप्लीकेशन सर से साइन करवा लेना कि कोई भी जो भी रीजन है आपकी, अगर सर उसको अप्रूव करते हैं तो वो मुझे एप्लीकेशन दे देना, मैं आपके असेसमेंट के साथ उसको एडजस्ट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा चलो, ओके, अल्लाह हाफिज।